हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। तो इस समय हम यूथ कंपटीशन हिस्ट्री बुक्स जो है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके प्राचीन इतिहास के टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हमने 17 पार्ट को कवर कर लिया है और आज ये 18 पार्ट है। 17 पार्ट तक में 4 पार्ट हमने मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट किया था और अब ये 18 पार्ट से हमने जो है मौर्योत्तर काल को आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि मौर्य वंश के पतन के बाद जो है भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विदेशी यमन और शेष सभी क्षेत्रों पे भारतीय राजवंश की स्थापना हो गई थी। तो इस तरह से जो ये मौर्योत्तर काल था ये स्टार्ट हुआ था। तो आइए हम इसको आज देखते हैं। तो इसको आइए देखते हैं, जो कि 184 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक था। आइए इसको देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत के पूर्वी मध्य तथा दक्कन के क्षेत्र में कई राजवंश सत्ता में आए जो निम्नवत थे। जो मौर्योत्तर काल है इसमें जो है कई राजवंश आए। तो एक देशी शासक, जिन्हें जो है भारतीय राजवंश कहा गया, देशी शासक कहिए, भारतीय राजवंश कहिए, और एक इधर हैं विदेशी शासक। तो इन्होंने मौर्योत्तर काल जो है, मौर्योत्तर काल में दो शासकों ने, एक भारतीय राजवंश जिसे देशी शासक कहते हैं, एक तरफ विदेशी शासक, इन्होंने जो अपना शासन किया था। तो आइए इनके बारे में बताते हैं। जो देशी या भारतीय राजवंश थे इसमें जो है शुंग वंश थे और कण्व वंश थे, सातवाहन वंश थे। जैसे शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे, सातवाहन वंश के संस्थापक जो है ये शिमुख थे। चेदी वंश महामेघ वाहन वंश ने स्थापित किया था। और इसमें अभी एक नहीं दे रखा है, वाकाटक वंश था जिसके संस्थापक जो है विंध्य शक्ति से। तो ये जो भारतीय शासक कहिए, देशी शासकों का शासन रहा है। और इधर विदेशी शासकों में जो है इंडो ग्रीक, जिन्हें हिंद यमन शासक भी बोला जाता है, पहलव जिन्हें पार्थियन भी बोलते हैं, और शक और कुषाण विदेशी शासकों में इन लोगों ने शासन किया था। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो ये जो इसके मतलब ये शुंग वंश का इतिहास जो है, शुंग वंश के बारे में थोड़ा हम आइए बता देते हैं। जो शुंग वंश के इतिहास जानने के जो है दो स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत है और एक पुरातात्विक स्रोत है, और इसके दोनों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। जो साहित्यिक स्रोत है तो उसमें देखिए जैसे वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, मत्स्य पुराण और से मतलब ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये जो मतलब इन पुराणों से ये पुराण जो है जब शुंग वंश का शासन समाप्त हो गया था उसके 800 वर्षों बाद ये लिखे गए थे। तो इन्हीं से इन सभी शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और साहित्यिक स्रोत में जैसे आते हैं पतंजलि का महाभाष्य है, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम है, मेरुतंग की थेरावली है, बाणभट्ट का हर्षचरित है, हरिवंश है, दिव्यावदान है, गार्गी संगीता जो है, ये सब साहित्यिक स्रोत में आते हैं। और जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं इसमें जैसे देखिए धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। मतलब इस अभिलेख से ये भी पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख करने वाला यह पहला अभिलेख माना जाता है जो धनदेव का अयोध्या अभिलेख था। और जो ये विदिशा का वेशनगर अभिलेख है, यह अभिलेख जो हेलियोडोरस का था, जो तक्षशिला के शासक एंटियोक्लिड्स थे उनका राजदूत था। तो शुंग वंश का 9 शासक, मतलब शुंग वंश के 9 शासक हुए थे। 9 शासक भागभद्र के शासनकाल में जो 14वें वर्ष विदिशा वेशनगर आया था, इसने भगवान विष्णु की स्मृति में जो है गरुड़ ध्वज स्थापित किया था। यह भारत में विष्णु पूजा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भी माना जाता है, जो विदिशा वेशनगर अभिलेख है। तो इस तरह से जो है इसके पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो आइए हम आगे इसके क्वेश्चनों को अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आइए मौर्य साम्राज्य के वंश के पतन के बारे में आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मौर्य वंश के पतन के पश्चात जो है दक्षिण भारत में कौन कौन से 3 ब्राह्मण राजवंश स्थापित हुए थे। तो वही शुंग,
जिसके संस्थापक पुष्यमित थे, कंडव जिसके संस्थापक वासुदेव थे, और शातवाहन जिसके संस्थापक जो है शिमुख थे। तो ये जो है यही 3 ब्राह्मण राजवंश जो है स्थापित हुए थे। और फिर देखिए इधर किस काल को वैदिक प्रतिक्रिया का पुनरुत्थान कहा जाता है, तो वही मौर्योत्तर काल को जो है वैदिक प्रतिक्रिया का पुनरुत्थान कहा जाता है। फिर यहाँ शुंग राजवंश की स्थापना हो जाती है। शुंग राजवंश के बारे में आइए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो जो पुष्यमित शुंग थे ये मौर्यों के समय संभवतः अवंती के प्रशासक थे। और बाणभट्ट का जो हर्षचरित है उसमें एक कथा मिलती है कि जो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त थे उनका सेनापति थे। तो पुष्यमित शुंग ने उनकी हत्या करके ही शुंग राजवंश की स्थापना की थी, क्योंकि बृहदत्त जो है अंतिम मौर्य शासक थे तो उनकी इन्होंने हत्या की थी। और मतलब ये पुष्यमित शुंग थे, इन्होंने कभी राजा या शासक की उपाधि जो है धारण नहीं की, मतलब इन्होंने सेनापति या सेनानी की उपाधि धारण की थी। और पुराणों में इनकी उपाधि जो है सेनानी या महाबल पराक्रम के कहा गया है पुराणों में इन्हें। और जो इसके बाद इनके पुत्र हुए थे, उन्होंने जो अग्निमित्र थे इनके पुत्र, उन्होंने उन राजा की उपाधि धारण की थी, अर्थात उन्हें ही राजा कहा गया था। और जो पुष्यमित्र का अंतिम शासक थे जो है देवभूति, तो जब देवभूति की हत्या करके ही जो है शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत थे, उन्हीं के अमात्य थे वासुदेव। इन्होंने ही देवभूति की हत्या करके जो है कंडव राजवंश की स्थापना की थी। और इनकी हत्या वैसे ही हुई थी देवभूति की जो पुष्यमित के अंतिम शासक थे, जैसा कि पुष्यमित शुंग ने मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या की थी, उसी प्रकार से देवभूत की भी हत्या हुई थी। और देवभूत की हत्या वासुदेव ने की थी क्योंकि ये उनके सेनापति थे। और फिर उसके बाद उन्होंने इन्हें नवीन राजवंश कंडव राजवंश की स्थापना की थी। आइए आज हम इसके क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो ये अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके किसने की थी, वही पुष्यमित शुंग ने की थी। और फिर इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित शुंग ने की थी। शुंग राजवंश की स्थापना कब की गई, तो 184 ईस्वी पूर्व में की गई थी। शुंग राजवंश किस कुल से संबंधित थे, तो ब्राह्मण कुल से ही संबंधित थे। शुंग राजवंश के स्रोत देखिए, इस मतलब ये शुंग राजवंश के जो साहित्यिक स्रोत हैं, इतिहास के स्रोत कहिए, साहित्यिक स्रोत हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में अयोध्या, धनदेव का अयोध्या अभिलेख और बेशनगर अभिलेख। और उसी तरह इधर शुंग राजवंश के जो साहित्यिक स्रोत हैं उसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, हर्षचरित, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम है, और जैन ग्रंथ जो थेरावली है जो कि मेरतुंगे की है, हरिवंश है, और बौद्ध ग्रंथ जो है कि दिव्यावदान है। ये सब साहित्यिक स्रोत में आते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो है अयोध्या का लेख है, बेसनगर का लेख है, भरहुत का लेख है। पुष्यमित शुंग के पुरोहित कौन थे, तो पतंजलि जो है पुष्यमित शुंग के पुरोहित थे। किस ग्रंथ से यवन आक्रमण की चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका को रौंद डाला था, तो जो पतंजलि का महाभाष्य ग्रंथ है उससे यह चर्चा मिलती है। किस ग्रंथ में विवरण मिलता है कि यवन आक्रांता साकेत, पांचाल, मथुरा तथा कुसुमध्वज जो है पाटलिपुत्र तक आक्रमण किए थे। तो जो गार्गी संगीता है इससे जानकारी प्राप्त होती है। अयोध्या लेख का उत्कीर्ण किसने करवाया था, तो अभी हमने बताया कि धनदेव का अयोध्या लेख था, उन्होंने इसको उत्कीर्ण करवाया था। पुष्यमित शुंग के समय कौशल प्रांत का राज्यपाल कौन था, तो धनदेव जो है कौशल प्रांत के राज्यपाल थे। आगे देखिए, किस लेख से यह विवरण मिलता है कि पुष्यमित शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, तो जो धनदेव का अयोध्या लेख था उससे जानकारी मिलती है कि पुष्यमित शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। पुराणों में पुष्यमित शुंग के कितने वर्षों तक शासन करने का उल्लेख मिलता है, तो 36 वर्ष तक शासन करने का उल्लेख मिलता है। पुष्यमित शुंग ने किस नगर को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था, तो विदिशा को जो है अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बताया था। पुष्यमित शुंग के शासन काल के समय यवनों के आक्रमण के संदर्भ में किन ग्रंथों की जानकारी मिलती है, तो जो यवन आक्रमण हुए थे उनकी जानकारी हमें महाभाष्य,
जो कि पतंजलि का था, गार्गी संगीता तथा मालविका मित्रम से जो है यवनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। वह कौन सा शुंग राजवंश का नवा शासक था जो राज दरबार में यवन शासक एंटियोक्लिड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा से आया था? तो भागवत, जिसे भागभद्र भी कहते हैं, भागवत अथवा भागभद्र दोनों नामों से इसको जाना जाता है। शुंग राजवंश का जो है अंतिम शासक कौन था? तो अभी हमने बताया था कि देवभूत था। इसकी हत्या जो है वासुदेव ने की थी और इसकी हत्या भी उसी तरह से हुई थी जिस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या की थी। शुंग राजवंश के शासक देवभूत की हत्या किसने की थी? तो और शुंग राजवंश की समाप्ति की तो वासुदेव ही थे। इन्होंने जो है अंतिम शासक देवभूत की हत्या की और शुंग राजवंश की यहीं से समाप्ति हो गई। फिर वासुदेव ने जो है कण्व राजवंश को स्थापित किया था। आइए हम कण्व राजवंश के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो कण्व राजवंश जो कि 75 ईस्वी से 30 BC तक था और इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। कण्व राजवंश का जो था ये भी ब्राह्मण ही थे और कण्व राजवंश में सिर्फ 4 शासकों ने शासन किया था, जो कि वासुदेव, जो कि कण्व राजवंश की स्थापना ही की थी, फिर उनके बाद धूममित्र थे, नारायण, फिर अंतिम शासक जो है कण्व वंश के सुशर्मन थे। शुंग वंश के बाद पुनः एक बार ब्राह्मण जाति का शासन फिर स्थापित हो गया, क्योंकि शुंग वंश भी ब्राह्मण जाति के थे, जिसके संस्थापक जो है वासुदेव थे और ये देवभूति के अमात्य भी थे। अभी हमने बताया था उन्हीं की हत्या करके कण्व राजवंश की स्थापना की थी, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और इस वंश में कुल 4 शासकों ने शासन किया था और टोटल इन शासकों का शासनकाल जो है 45 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था और इस वंश के अंतिम राजा सुशर्मन थे। इस तरह से इन्होंने कण्व राजवंश को शासन किया था और कण्व राजवंश का शासन चला था। आइए हम कण्व राजवंश के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। कण्व राजवंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। कण्व राजवंश की स्थापना कब की गई थी? संभवतः 72 ईसा पूर्व से की गई थी। पुराणों के अनुसार कण्व वंश के कुल कितने शासकों ने शासन किया था? अभी हमने आपको बताया टोटल इन्होंने पूरा 45 वर्षों तक शासन किया था और 4 शासकों ने शासन किया था, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। कण्व राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा थे। कण्व वंश की राजधानी कहाँ हुई थी या कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। कण्व राजवंश की समाप्ति कब हुई? तो 27 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है, आगे शुंगकालीन संस्कृति देख लेते हैं। सामाजिक जीवन देखिए, शुंगकालीन सामाजिक जीवन किस पर आधारित था? वर्णाश्रम पर आधारित था। शुंगकालीन संस्कृति में वर्णाश्रम धर्म और संस्कारों का पालन न करने वाले लोगों क्या कहलाते थे? व्रात, व्रखल अथवा शंकर कहलाते थे। शुंग काल में समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो अच्छी स्थिति थी। इसके इम्पोर्टेंट तथ्य देख लीजिए। शुंगकालीन समाज में अनुलोम एवं प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह प्रचलित थे और उच्च वर्ण के व्यक्ति या निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर लेता था उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था और निम्न वर्ण के व्यक्ति उच्च वर्ण की कन्या से विवाह कर लेता था उसे प्रतिलोम विवाह कहलाता था। शुंगकालीन संस्कृति में संगोत्र तथा सपिंड विवाह वर्जित थे एवं तलाक प्रथा भी इस समय वर्जित थी। मनु ने विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था बताया था। इसका आर्थिक जीवन देखिए। शुंगकालीन समाज के लोगों का आर्थिक जीवन किस पर निर्भर था? तो कृषि तथा पशुपालन पर ही निर्भर था। आगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। शुंगकालीन संस्कृति के व्यापार उन्नत स्थिति में था और इस समय विभिन्न व्यवसाय प्रचलित थे, जैसे मालाकार, सुवर्णकार, लौहकार, ताम्रकार, जौहरी, कुम्हार, चर्मकार, चित्रकार, रंगरेज, दर्जी, जुलाहे, रथकार आदि थे। पाटलिपुत्र, कौशांबी, हस्तिनापुर, वैशाली, तक्षशिला, वाराणसी आदि प्रमुख व्यापारिक नगर भी थे। भ्रकच्छ, शुभपारक, ताम्रलिप्त प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह थे। पोत निर्माण इस काल का एक प्रमुख व्यवसाय था और इस समय रेशमी वस्त्र जैसे हीरे, जवाहरात, हाथी दांत की वस्तुएं तथा गरम मसाले का निर्यात किया जाता था। इस समय व्यापार विनिमय नियमित सिक्कों द्वारा होता था और जैसे स्वर्ण मुद्रा को निष्क और दिनार, जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको निष्क नाम से जाना जाता था, दिनार के नाम से जाना जाता था, सुवर्ण मासिक कहा जाता था
और जैसे तांबे के सिक्के थे तो उनको काशार्पण कहा जाता था। हम चांदी के सिक्कों को पुराण अथवा धारण कहलाते थे। इनकी धार्मिक दशा देखिए। शुंगकालीन वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। वैदिक अनुष्ठानों पर बल दिए जाने लगे थे। इसी समय वे इस सिद्धांत का प्रतिपादित हुआ कि जीव ही जीव का आहार है। इस समय भागवत धर्म का उदय हुआ। इसी समय मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान पे एक लेख प्राप्त हुआ जिसमें तोषा नामक किसी विदेशी स्त्री के संकर्षण, वासुदेव, प्रभुन्न, शांब तथा अनिरुद्ध की मूर्तियों की स्थापना की चर्चा मिलती है। शुंग काल जो है धार्मिक सहिष्णुता का काल जो है रहा है, धार्मिक सहिष्णुता का काल कहा जाता था। इसकी भाषा एवं साहित्य देख लीजिए। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इस वंश के राजाओं ने संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया और संस्कृत भाषा को स्थिर रखने के लिए पतंजलि ने पढ़ने की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की। महाभाष्य के अतिरिक्त मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप इसी युग में संभवतः इसी रचा गया था। महाभाष्य के अतिरिक्त जो मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप था इसी युग में संभवतः रचा गया था। स्थापत्य एवं कला देखिए इसकी। शुंग नरेशों के शासनकाल में कला एवं स्थापत्य की स्थिति कैसी थी? तो एक उन्नत स्थिति थी। उन्नत मतलब अच्छी स्थिति में थे। शुंगकालीन की कला के विषय में क्या थी? तो शुंगकालीन की कला की विषय वस्तु जो है लौकिक जीवन से संबंधित थी। शुंगकालीन कला में उत्कृष्ट नमूने किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो भरहुत, सांची, बेशनगर तथा बोधगया से जो है इसके उत्कृष्ट नमूने प्राप्त हुए हैं। शुंग काल के सर्वोत्तम स्मारक किसे माने जाता है? तो स्तूप को माना जाता है। भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंघम महोदय ने की थी। कनिंघम महोदय ने भरहुत स्तूप की खोज कब की थी? तो 1873 ईस्वी में की थी। भरहुत स्तूप की पाषाण वेदिका तथा तोरणों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो शुंग काल में हुआ था। भरहुत स्तूप के पूर्वी तोरण पर उत्कीर्ण लेखों में किस शुंग शासक के नामों का उल्लेख मिलता है? तो धनभूति का जो है धनभूति शासक का उल्लेख मिलता है जो भरहुत स्तूप है। बोधगया के विशाल मंदिर के चारों ओर निर्मित पाषाण वेदिका का निर्माण किस काल में हुआ था? तो शुंग काल में हुआ था। आगे देखिए। सांची के महास्तूप की महापाषाण वेदिका का निर्माण जो है किस काल में हुआ था? तो ये शुंग काल में हुआ था। बेसनगर जिसे विदिशा से हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ का निर्माण भी शुंग काल में ही हुआ था। शुंग काल की निर्मित बहुसंख्यक मिट्टियों की मूर्तियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो कौशाम्बी से प्राप्त हुई हैं। मनुस्मृति देखिए। भारतवर्ष में सर्वप्राचीन तथा सर्वप्रसिद्ध स्मृति मनुस्मृति का कालक्रम है जो कि 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी अर्थात मौर्योत्तर काल माना जाता है। मनुस्मृति ग्रंथ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे मानव धर्मशास्त्र कहा जाता है। मनुस्मृति का 1776 में अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो ये अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ए कोड ऑफ जेंटू हिंदू लॉज के नाम से किया गया था। मनुस्मृति का एक कोड ऑफ जेंटू हिंदू लॉ के नाम से अनुवाद किसने किया था? तो नेथेनियल हैलहेड ने किया था। मनुस्मृति के चारों वर्णों के कर्तव्यों का विवरण इस प्रकार दिया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का अर्थ है कि अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान करना। क्षत्रिय का वर्ग था कि क्षत्रिय का प्रधान कर्तव्य राजा की रक्षा के लिए था। वैश्य का व्यापार वाणिज्य करना था और शूद्र जो है तीनों वर्णों की सेवा करना था। इसके मनुस्मृति टीकाकार के देख लीजिए। तो भारुच, गोविंदराज, कुल्लूक भट्ट, नारायण, मेघादित्य। मनु ने आर्य संस्कृति को चार क्षेत्रों में विभक्त किया था। ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश, आर्यावर्त। तो ब्रह्मावर्त में जो है सरस्वती व दुस्तुतियों के बीच का भाग था। ब्रह्मर्षि देश में जो है गंगा यमुना के मध्य का भाग जैसे कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल व शूरसेन जनपद थे। और मध्य देश में जो है हिमालय, विंध्य, सरस्वती व प्रयोग के बीच के प्रदेश थे। और आर्यावर्त में जो है दो पर्वतों
व पूर्व पार समुद्र के बीच का भाग जो है आर्यावर्त के प्रदेशों में था। मनुष्य से मिश्रित जातियों को दिए जाने वाले दर्जों के संबंध में सत्य कथन है कि वर्ण व्यवस्था में एक दर्जा कम की पत्नी से जन्मे बच्चों को द्विजों के भाग के रूप में स्वीकृत मिलती थी और वर्ण के दर्जे के हिसाब से 2 या 3 दर्जे नीचे की महिला से जन्मे बच्चों को शूद्रों से नया समूह निर्मित होता था। यदि महिला का दर्जा पुरुष के दर्जे से ऊंचा होता था तो ऐसे विवाह की संततियों को माता पिता के दर्जों से नीचे रखा जाता था। यह इसके जो है मिश्रित जातियों के बारे में इन्होंने जो कथन दिए थे ऐसे ही हैं। धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में सत्य कथन है कि इनमें 4 वर्णों और सामाजिक जीवन के मानदंडों का संदर्भ है। इसमें विभिन्न जातियों के संदर्भ नहीं है। इसमें जोर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म का पालन करे। इसके विविध जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस हिंदी यौन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। मौर्योत्तर काल में किस शासक के सिक्कों पर शंकरषण एवं वासुदेव दोनों के चित्र अंकित हैं? तो आगाथोकलिच के सिक्कों पर जो है शंकरषण एवं वासुदेव दोनों के चित्र अंकित हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन के प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? तो जूनागढ़ अभिलेख में जो है विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है, जो कि रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन है। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी में भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए थे? तो कुषाणों ने जो है सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है। कनिष्क के रवातक अभिलेख से किन नगरों का उल्लेख मिलता है? तो साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा का उल्लेख मिलता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त किसने की थी? तो चरक तथा जीवक ने जो है आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पांचाऊ जो है चीनी जनरल था जिसने कनिष्क शासक को हराया था। बाल विवाह की प्रथा कब से प्रारंभ हो गई थी? तो कुषाण काल से जो बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। अफगानिस्तान का बामियान क्यों प्रसिद्ध है? तो बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग के माध्यम के रूप में होता था? तो गांधार मूर्ति कला में जो है सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है? तो विधि के क्षेत्र में है। और कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख की तिथि क्या है? जो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन है। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ। विक्रम संवत एवं शक संवत के बीचों में अंतर है, 135 वर्ष का अंतर है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के समान वर्ष की तिथियों के किस एक के तदनुरूप है? तो 22 मार्च अथवा 21 मार्च के तदनुरूप है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? 57 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। किस कुषाण देवकुल जहां राजघराने में व्यक्तियों की मूर्तियां रखी जाती थी कहाँ मिला है? तो मार्च से मिला है। पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी में उल्लिखित दक्षिण के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि किस स्थान से प्राप्त होते थे? तो प्रतिष्ठान एवं तगर से प्राप्त होते थे। यौधेयों ने अपने टकसाल किस स्थान पर स्थापित किए थे? तो रोहतक तथा सुनेत में जो है यौधेयों ने अपने टकसाल स्थापित किए थे। कुषाण नरेश कनिष्क के लिए महर्जश और रजतिरजस देवपुत्रस कैसरस का उपयोग किस अभिलेख में हुआ है? तो कनिष्क द्वितीय के आरा पाषाण लेख में हुआ है। पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी में दिए गए सत्य कथन है तो कोलिच, कमर तथा पोदुक दक्षिण भारतीय पतन थे। हाथी दांत का उत्पादन दाशारन पूर्वी मालवा में किया गया था। कोल्दिया नामक बड़े पोत गंगा तथा क्रैश की ओर रवाना होते थे। ये पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी के बारे में सत्य कथन थे। आगे अब देखिए नए राजवंश की स्थापना हुई थी जिसे आंध्र सातवाहन या सातवाहन राजवंश कहा गया।
सातवाहन राजवंश जो है इसके संस्थापक जो है शिमुक थे। आइए 2 लाइन हम एक्सप्लेन कर देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। और इनकी राजधानी जो है, प्रारंभिक राजधानी अमरावती थी, जिसे धान्य कटक भी कहा जाता था, प्रतिष्ठान, फिर पैठन। और इनका राजधर्म जो है ब्राह्मण ही था। राजभाषा जो है इनकी प्राकृत थी। और जो सातवाहनों का राज चिन्ह था चैत्य था। आइए इनके क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। सातवाहन का अर्थ होता है सिंह का वाहन, और इनका अन्य नाम जो है शालिवाहन भी है। पुराणों में इन्हें आंध्र तथा आंध्रभृत्य कहा गया है, और अभिलेख में इन्हें सातवाहन कहा गया है। इसीलिए इन्हें आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। पुराणों में इन्हें व्रखल कहा गया, जिनका तात्पर्य है निम्न कुलोत्पन्न। और ऐत्रेय ब्राह्मण में इन्हें अनार्य कहा गया। महाभारत में इन्हें मलेच्छ कहा गया। मनुस्मृति में इन्हें अछूत या वर्ण संकर का कहा गया। और जो डॉक्टर हेमचंद्र राय जो है लेखक थे, उनका मानना था कि इन्हें ब्राह्मण जाति का बताया गया है तथा नागों की एक शाखा कहा है। इसलिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आइए आगे इनके क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। आंध्र सात राजवाहन वंश, इसका लगभग 27 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी पूर्व तक था। आंध्र सातवाहन वंश के इतिहास के अध्ययन हमें किन स्रोतों से माध्यम से प्राप्त करते हैं? तो साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, किन साहित्यिक स्रोतों में सर्वप्रथम सातवाहनों की जानकारी प्राप्त होती है? तो पुराणों से जो है हमें सातवाहनों की जानकारी प्राप्त होती है। सातवाहन इतिहास के अध्ययन के लिए कौन सा पुराण महत्वपूर्ण है? तो मत्स्य तथा वायु पुराण जो है दोनों महत्वपूर्ण हैं। पुराणों में सातवाहन को क्या कहा गया? अभी हमने बताया आंध्रभृत्य, या इन्हें आंध्रभृत्य कहा गया। पुराणों में किसे सातवाहन वंश का संस्थापक बताया गया? सिंधुक, शिमुक अथवा शिप्रक, ये तीनों एक ही नाम है। चाहे इन्हें सिंधुक के नाम से पूछ लिया जाता है, शिमुक के भी नाम से पूछ लिया जाता है, शिशुक अथवा शिप्रक। शिमुक ने किस कंडो शासक की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव डाली थी? तो सुशर्मा, जो कि कंडो वंश के अंतिम शासक थे, उनकी हत्या करके शिमुक ने सातवाहन वंश की नींव डाली थी। सातवाहन वंश के शासक किन क्षेत्रों में विस्तारित था? सातवाहन वंश का जो शासन था वो किन क्षेत्रों में विस्तारित था? तो महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक क्षेत्रों में विस्तारित था। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ पर अवस्थित थी? तो प्रतिष्ठान, जिसे पैठान के भी नाम से जाना जाता था। और इनकी प्रारंभिक राजधानी जो है अमरावती थी। सातवाहन राजवंश की राजकीय भाषा एवं लिपि क्या थी? तो प्राकृत इनकी भाषा थी और ब्राह्मी इनकी लिपि थी। सातवाहन की कालीन के प्रमुख अभिलेख देखिए। जो नागनिका का नाना घाट अभिलेख है, महाराष्ट्र के पूना जिले में स्थित है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 गुहालेख प्राप्त हुए हैं। गौतमी बालश्री का नासिक गुहालेख है। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी का नासिक गुहालेख है। वशिष्ठी पुलमावी का कार्ले गुहालेख भी है। और यज्ञ श्री सातकर्णी, जो कि सातवाहन वंश के अंतिम शासक थे, इनका नासिक गुहालेख है। सातवाहनों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत देखिए। रैप्सन, स्मिथ तथा भंडारकर ने इन्हें आंध्र प्रदेश का माना है। स्मिथ ने इन्हें श्रीकाकुलम का माना है। भंडारकर ने इन्हें धान्य कटक का माना है। और शुकंथर जो है वेल्लार, ये मैसूर के इनको मूल निवास स्थान इनका माना है। सातकर्णी प्रथम देखिए। हाँ, हम सातकर्णी प्रथम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, क्योंकि ये एक ग्रेट या महान शासक थे। सातकर्णी ये जो है सातवाहन के प्रथम पराक्रमी शासक थे, जिसने सातवाहन वंश को सार्वभौम सत्ता दिलाई थी। और इनकी राजधानी जो है प्रतिष्ठान को बनाया गया था। इनका विवाह जो है अंगी कुल की राजकुमारी नागनिका के साथ हुआ था। और नागनिका का ही नाना घाट एक अभिलेख था, और इसमें इनके शासन के विषय में जानकारी जो है मिलती है। जो सातकर्णी प्रथम थी, इन्हीं की पत्नी थी नागनिका। अभी
हमने आपको बताया था इनका जो नानाघाट अभिलेख है। आइए सातकर्णी प्रथम के क्वेश्चन को कर लेते हैं। सातवंश का पहला यशस्वी शासक किसे माना जाता है? सातकर्णी प्रथम को माना जाता है। सातकर्णी प्रथम के शासन के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचनाएं किस अभिलेख से प्राप्त होती हैं? तो नागनिका या नायनिका नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती हैं। सातकर्णी प्रथम के किन यज्ञों का संपादन किया था? तो 2 अश्वमेघ, 1 राजसूय यज्ञ का संपादन किया था। सातकर्णी प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दक्षिणापति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि जो है धारण की थी। पुराणों के अनुसार सातकर्णी प्रथम तथा गौतमीपुत्र सातकर्णी के बीच शासन करने वाले कुल कितने सातवाहन राजाओं का विवरण मिलता है? तो 10 से 19 राजाओं का जो है विवरण मिलता है। आइए यहाँ पर हाल शासक स्टार्ट होते हैं। हाल के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। हाल जो है यह सातवाहन वंश के 17वें शासक थे और सातवाहन वंश के 17वें शासक थे। इनके काल को जो है शांति का काल कहा जाता है और ये विद्वान एवं विद्वानों के आश्रयदाता थे। इनकी जो गाथा सप्तशती नामक पुस्तक है या गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ है उसकी प्रकृति भाषा है, प्राकृत भाषा में है, मुक्तक छंद में इन्होंने लिखा है। यह एक गीत काव्य भी है और जिसमें कुल 700 काव्य सूत्र भी हैं। इसका प्रारंभ जो है शिव स्तुति से होता है। जो गाथा सप्तशती है हाल की, इसका प्रारंभ जो है शिव स्तुति से होता है। इसमें गौरी मंदिर, अग्निदेव के मंदिर तथा वरुण देव का भी उल्लेख हुआ है और यह इनकी प्रेम गाथाओं का भी वर्णन है। इसी के दरबार में गुढ़ाढ्य ने पैसाची प्राकृत भाषा में वृहत कथा कोश और शर्ववर्मन ने संस्कृत भाषा में कातंत्र नामक पुस्तक की रचना भी की थी और इनकी रानी जो है मलयावती थी और जो कि संस्कृत भाषा की ज्ञाता थी। इन्होंने ही हाल को संस्कृत भाषा सिखाई थी। तो अब इतना ही जान लीजिए हाल के बारे में। आइए हम हाल के क्वेश्चनों को भी पढ़ते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सातकर्णी के पश्चात सातवाहन वंश का शासक कौन बना था जो अपनी शांतिप्रियता के लिए जाना जाता था? तो हाल ही थे। और सातवाहन कुल का वह कौन सा शासक था जो स्वयं बहुत बड़ा कवि एवं विद्वानों का आश्रयदाता था? तो हाल ही थे। हाल ने प्राकृत भाषा के किस ग्रंथ की रचना की? गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। और हाल के राज दरबार में कौन से विद्वान रहते थे? तो गुणाढ्य और शर्ववर्मन। तो गुणाढ्य ने कौन से काव्य की रचना की थी? तो गुणाढ्य का जो है शर्ववर्मन का काव्य था और गुणाढ्य का जो है वृहत कथा कोश था। तो इन्होंने जो है अपने ग्रंथों की रचना भी की थी इन्हीं के राज दरबार में रहते हुए। तो हाल के दरबार में विद्वान गुणाढ्य ने और शर्ववर्मन ने किन ग्रंथों की रचना की थी? तो वृहत कथा तथा गुणाढ्य की थी और कातंत्र जो है शर्ववर्मन की थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी देख लीजिए। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो 106 से 130 ईस्वी था। आइए 2 लाइन के बारे में ही बता देते हैं। इनकी उपाधि जो है अद्वितीय ब्राह्मण की थी। ये एकमात्र ब्राह्मण थे और ये वर्ण व्यवस्था के संरक्षक थे, 3 समुद्रों के अधिपति थे और इनकी वेदकटक स्वामी जो है इनकी उपाधि थी। और इन्होंने जो वेदकटक नामक नगर का निर्माण जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ही करवाया था। आइए इनके क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। सातवाहन वंश के किस शासक ने सातवाहनों की खोई हुई शक्ति एवं प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने प्राप्त की थी। पुराणों के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन के किस वंश के क्रम के शासक थे? 23वें क्रम के शासक थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सैनिक सफलताओं एवं अन्य कार्यों की जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है? तो गौतमी बालश्री के नासिक से तथा पुलमावी के नासिक गुहालेख से प्राप्त होती है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। नासिक प्रशस्ति से गौतमीपुत्र सातकर्णी को वेदों का आश्रयदाता या अगमानिलय तथा अद्वितीय ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मण कहा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को वेदकटक स्वामी, अभी हमने आपको बताया कि वेदकटक स्वामी की इन्होंने उपाधि धारण की थी तथा वेदकटक नामक नगर की इन्होंने स्थापना भी की थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने राजराज महाराज स्वामी की आदि की उपाधियां धारण की थी। नासिक अभिलेख से गौतमीपुत्र सातकर्णी के पर्वतों को स्वामी कहा गया है। इस प्रशस्ति में बताया गया है कि इन्हें के घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अजकालिकिया तथा कार्ले के बौद्ध भिक्षु संघ के कौन सा ग्राम दान में दिया था?
तो करजक नामक ग्राम जो है इन्होंने दान में दिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के किस शासक को पराजित किया था? तो नहपान शासक को पराजित किया था। किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी के संदर्भ में कथन है कि उसने शक, यवन तथा पहलुओं का विनाश किया तथा छहरात कुल का उन्मूलन किया तथा सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? तो ये पुलमावी का नासिक अभिलेख है, उससे जानकारी प्राप्त होती है। किस स्थल से प्राप्त मुद्राओं के आधार से यह सिद्ध होता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने छहरात शासक नहपान को पराजित किया था? तो जोगल थम्पी जो मुद्रा भांड था ये नासिक से प्राप्त हुआ था, इससे जानकारी प्राप्त होती है। गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासन किन क्षेत्रों तक था? तो उत्तर में मालवा तथा कठियावाड़ से लेकर दक्षिण में और कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिमी कोंकण तक जो है इनका शासन फैला हुआ था इन क्षेत्रों तक। किन सातवाहन शासकों ने द्विजों तथा द्विजोत्तर जातियों में कुल का वर्धन करने वाले द्विजावर कुटुंब विद्वान कहा गया है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? तो इन्होंने 24 वर्षों तक जो है शासन किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी। तो वशिष्ठीपुत्र पुलमावी की ये उपाधि लगभग इन्होंने 130 ईस्वी से पूर्व से 155 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल था। तो वशिष्ठीपुत्र पुलमावी की उपाधि क्या थी? दक्षिणापथेश्वर थी। इन्हें आंध्र सम्राट भी कहा गया, नवनगर का स्वामी भी कहा गया और इनके अभिलेख जो है नासिक, कार्ले, अमरावती से प्राप्त होते हैं और इनके सिक्के जो है कोरोमंडल से प्राप्त होते हैं, जो 2 पतवारों वाले जहाज का चिन्ह इनके सिक्कों पर मिलता है। और इन्होंने युद्ध किया था नासिक में भूमक से और उज्जैन में चष्टक जो कि रुद्रदामन शासक था वहाँ से किया था, और नासिक में भूमक तथा प्रसिद्ध शासक जो है नहपान था वहाँ से इन्होंने युद्ध किया था। और पुराणों में इन्हें पुलोमा कहा गया है और टालमी ने इन्हें सिरोपोलाय कहकर संबोधित किया था। यह इनकी उपाधियाँ थी। दक्षिणापथेश्वर की भी इनकी उपाधि थी। आइए इनके क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश का कौन सा शासक बना? तो वशिष्ठीपुत्र पुलमावी शासक बने थे। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी को पुराणों में क्या कहा गया? तो पुलोमा या पुरोमानी अथवा पुलोमावी कहा गया है। किस सातवाहन शासक को आंध्र सम्राट कहा गया है? तो वशिष्ठीपुत्र पुलमावी को कहा गया है। आंध्र प्रदेश के आधिपत्य स्थापित के पश्चात वशिष्ठीपुत्र पुलमावी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अभी हमने बताया कि दक्षिणापथेश्वर की इन्होंने उपाधि धारण की थी। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। पुराणों के अनुसार वशिष्ठीपुत्र पुलमावी ने लगभग 130 से 159 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था और उनके कुछ सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज का चित्र बना हुआ है, जो सातवाहनों की नौशक्ति से विकसित होने का प्रमाण है। उसके काल में अमरावती के स्तूप का संवर्धन हुआ है और पुराणों में पुलमावी के बाद शिव श्री सातकर्णी 159 से 166 ईस्वी तक तथा शिव स्कंद सातकर्णी 167 ईस्वी से 174 ईस्वी तक राजा हुए थे। यज्ञ श्री सातकर्णी को देख लीजिए, जो कि सातवाहन वंश के ये अंतिम शासक थे, 165 ईस्वी से 193 ईस्वी। आइए इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यज्ञ श्री सातकर्णी सातवाहन वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे, जिसने कुल 27 वर्षों तक शासन किया था और इन्हीं के समय जो है शक सातवाहन वंश का अंत भी हो गया था। इसने कादरमक के शकों को हराया था और इनने शोपारा के सिक्के जो मिले थे, जो रुद्रदामन के चांदी के सिक्के के अनुरूप ढलवाए गए थे और इनके सिक्कों पर जलयान का चित्र भी मिलता है और जिससे पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य जो है प्रगति अवस्था में था। तो बस इतना यज्ञ से सातकर्णी के बारे में जान लीजिए। आइए इनके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो है सातवाहन साम्राज्य का ही विघटन ही हो गया था। सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन थे? तो अंतिम यही अभी हम बताए यज्ञ सातकर्णी ही थे। यज्ञ सातकर्णी ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया? 27 वर्षों तक शासन किया। किस सातवाहन शासक के सिक्के पर जलपोत के चिन्ह मिलते हैं? तो यज्ञ सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत के चिन्ह मिलते हैं। सातवाहन साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। देखिए, सातवाहन साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण
से पश्चिम भारत में किन राजवंशों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित की थी? तो इक्ष्वाक, जिन्हें क्षीर पर्वतीय आंध्र कहा गया, आभीर जो कि नासिक प्रदेश के थे, नासिक प्रदेश महाराष्ट्र के थे, चुटु सातकर्णी वंश जो कि कुंतल प्रदेश कर्नाटक के थे। इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी जब सातवाहन साम्राज्य का विघटन हो गया था। पुराणों में यज्ञ से सातकर्णी के पश्चात किन सातवाहन शासकों के नामों का उल्लेख मिलता है? तो विजय चंद्रश्री तथा पुलोमा का उल्लेख मिलता है। आभीर वंश की स्थापना किसने की थी? तो ईश्वर सेन ने की थी। कलचुर चेद संवत की स्थापना किसने की थी? तो ईश्वर सेन ने की थी। ईश्वर सेन ने कलचुर चेद संवत की स्थापना कब की थी? 248 से 249 ईस्वी में की थी। पुराणों में इक्ष्वाक वंशीय शासकों को क्या कहा गया है? श्री पर्वत का शासक तथा आंध्रभृत आंध्रों का नौकर कहा गया है। इक्ष्वाक वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री शांतमूल ने की थी। और इक्ष्वाक वंश के शासक किसके सामंत थे? तो सातवाहन के सामंत थे। किस इक्ष्वाक वंशीय शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया? तो श्री शांतमूल ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इक्ष्वाक वंशीय शासक किस मत के पोषक थे? तो बौद्ध मत के पोषक थे। इक्ष्वाक शासक की समाप्ति किस राजवंश ने की थी? तो पल्लवों के कांची के पल्लव थे, इन्होंने जो है इक्ष्वाक राजवंश की समाप्ति की थी। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पुलमावी चतुर्थ जो है सातवंश के अंतिम शासक थे। और यहीं आज हम इस टॉपिक को सातवाहन वंश को कंप्लीट कर लिया है। कल इसका थोड़ा बहुत नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, फिर उसके बाद जो है सातवाहन संघर्ष और इसका आगे का पार्ट हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी फिर वीडियो हो जाएगी। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है लेक्चरर एग्ज़ाम मतलब टीजीटी पीजीटी के लिए। हालांकि टीजीटी में इसका सिलेबस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कहीं पूछ लिए जाते हैं। और पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर, DSSB, MP प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप कई बार रिवीजन करिए, और क्योंकि यहाँ के क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल लेके आएंगे। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच।